सीरीज जब करी थी उसके बाद उसमें एक चीज़ शामिल की थी हम लोगों ने, दैट वाज कैश फ्लो के बारे में थोड़ा सा कहा था कि फोकस ज़्यादा रखना है कैश फ्लो के ऊपर। उसकी वजह थी कि जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखरेजा सर की जो उनका टेक्निक है उस कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को हम लोग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने कैश फ्लो पर ज़्यादा जोर दिया था और वो एक हद तक सही भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना कोई धंधा कर रहे हो तो उस धंधे से आप जो प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हो मान लो, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं आ रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। दोबारा, आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हो, आपको उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नीचे नेट प्रॉफिट दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि यार कंपनी तो बढ़िया धंधा कर रही है, ये तो खरीदने वाली है कंपनी। लेकिन जब उस आदमी से आप पूछते हो कि भैया तुम्हारे धंधे से तुम्हारी जेब में पैसा आ रहा है, तो वो कहता नहीं यार मेरी जेब में तो पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है लेकिन उस आदमी की जेब में पैसा नहीं आ पा रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये होता है फाइनेंशियल्स शेनानिगन्स। जब आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से स्टडी करते हो तब आपकी समझ में आता है कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा तब होता है कि जिस आदमी को इस दुकानदार ने सामान बेचा, उस आदमी ने कहा कि भैया तुमसे हम सामान तो खरीद लेंगे लेकिन हम तुमको पैसा जो है ना वो 1 साल के बाद देंगे। तो वो अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में अपनी सेल तो दिखा देता है, और जब सेल करेगा कोई सामान तो उससे प्रॉफिट भी बनेगा, लेकिन भाई साहब की जेब में पैसा नहीं आने वाला है। वो जेब में पैसा आएगा उनको 1 साल बाद मिलेगा पैसा। अब अगर किसी को 1 साल बाद पैसा मिलेगा तो ये समझिए कि उसके धंधे में पैसा फंसा हुआ है। इसलिए नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। यह कॉन्सेप्ट बेसिकली था सौरभ मुखरेजा सर का, जिन्होंने सबसे ज्यादा फोकस दिया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। और इसी वजह से जब हम लोग क्लब हाउस चलाते थे और उसमें जब करण सर आते थे तो वो कहते थे कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है, कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट था कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का, ठीक है, कि जब आप किसी भी कंपनी को लंबे टाइम के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो तो उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेशन बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर चीज को सुनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, तब आपको लगता है कि अंदर कोई हो ही नहीं सकता है। एक ऐसी कंपनी जो लंबे समय तक बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, अच्छी कंपनी हो, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो, और उस सब के साथ साथ कंपनी जो पैसा कमा रही है अपने पैसे को ठीक तरीके से अपने बिजनेस में लगा रही हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, अगर डेटा आ जाता है देन वी कैन कंटिन्यू। और कंपनी जो भी पैसा कमा रही है अपने पैसे को ठीक तरीके से अपने बिजनेस में लगा रही है तो वो कंपनी खरीदने लायक होती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, इनकी सीरीज की 3 किताबें हैं, ठीक है। सबसे पहली है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, अगर आपने वो पढ़ी है, नहीं पढ़ी है उसको पढ़िए, बहुत बढ़िया किताब है। दूसरी किताब थी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बाद में इनकी है डायमंड इन द डस्ट, और तीसरी किताब है अनयूजुअल बिलियनियर। हमको इन तीनों किताबों में से अनयूजुअल बिलियनियर सबसे बढ़िया लगी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। अनयूजुअल बिलियनियर बेसिकली है क्या कि इसके अंदर इन्होंने अलग अलग कंपनियों की एक लिस्ट ली है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7-8 कंपनियां ली हैं, जिनमें एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, मैरिको, पेज इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एस्ट्रल पॉली, इतनी कंपनियां इन्होंने ली हैं। और इन कंपनियों के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे ये कंपनियां बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनी और कैसे इन्होंने निवेशकों को करोड़ों रुपए कमा के दिए। इन कंपनियों का पूरा इनसाइड आउट, पूरा अंदर तक डिटेल एनालिसिस किया है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो हमारी अपनी समझ से, जब हमने ये बुक पढ़ी तो ये हमारी अपनी समझ में आया कि इस बुक से हमको ये लर्निंग मिली है। देखिए, आप अगर अनयूजुअल बिलियनियर पढ़ेंगे तो आपको अलग लर्निंग मिलेगी, हम उसको पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल अलग लर्निंग मिलती है। क्यों? हर आदमी अपनी अपनी लर्निंग ढूंढता है इस बुक के अंदर। तो जो हमको लर्निंग मिली, हम अपनी लर्निंग से आपको बताने जा रहे हैं कि अनयूजुअल बिलियनियर से हमको क्या समझ में आया, जो बहुत ही शानदार है। और कई जगह पर इस किताब ने जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मिथ है ना उसको तोड़ा है। बहुत ही मजेदार किताब है। ठीक, सबसे पहली चीज जो इस किताब के अंदर समझने लायक है वो एक है, कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर जिस कंपनी ने लंबे समय तक पैसा बनाया है, अगर किसी भी कंपनी ने, तो वो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कोर बिजनेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। कोई भी कंपनी, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बर्जर पेंट्स हो, हर कंपनी ने अपना कोर बिजनेस जो था उसको कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनियां जब तो कई बार ऐसा होता है कि उसका प्रॉफिट निकल रहा होता है वो अदर इनकम से आ रहा होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि भैया इसके लिए हमने तुमको बाय नहीं किया था। कई बार आप देखते हैं ना कि बिजनेस चैनल पर डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि अरे इस कंपनी के पास तो लैंड बैंक ही 2000 करोड़ रुपए का है भैया, ये कंपनी तो खरीदने लायक है।
तो आप उस कंपनी को उसके लैंड बैंक के लिए बाय नहीं कर रहे थे, आप उस कंपनी को बाय करते हो उसके बिजनेस के लिए। कंपनी अपने मेन धंधे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी अपने मेन धंधे से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी अपना मेन धंधा नहीं बढ़ा पा रही, तो ऐसी कंपनी से दूर रही है। ये सबसे बढ़िया लर्निंग थी। हर कंपनी जो मार्केट में आज तक लंबे समय में सर्वाइव करी है, थ्राइव करी है, जिसने प्रॉफिट कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को, उसने अपने कोर बिजनेस को कभी भी नहीं छोड़ा है। तो कंपनी को पकड़िए, जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो हमेशा उसके कोर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करिए, सबसे पहला। सेकंड है मोनोपोली। कोई भी कंपनी अपना जो भी धंधा कर रही है, उस धंधे में कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका कोई अल्टरनेट मार्केट के अंदर आसानी से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कंपनी भविष्य में आपको ज्यादा पैसा कमा के देगी। ये सेकंड चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। थर्ड चीज है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है कि जो कंपनी का ओनर है ना, उसके पास में मल्टीपल जहाज और ये सब नहीं होने चाहिए। जो कंपनी जब पैसा कमाती है तो उस पैसे को अपने धंधे में कहां लगा रही है। जैसे आपको बताते हैं, एक्रेसिल चावला सर ने जो हम लोग को सजेस्ट की थी, तब एक्रेसिल कुछ 100-125 रुपए के आसपास थी। कंपनी वहां से 1000 रुपए पे गई। फिर हम लोग को पता चला कि ये कंपनी अपना एक नया प्लांट डाल रही है। 6 महीने के अंदर उसने अपना प्लांट अप एंड रनिंग कर दिया, और आई गेस शायद पिछले महीने उसका प्लांट वर्किंग होने लगा और उसके अंदर प्रोडक्शन शुरू होने लगा। यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है, अपने प्रॉफिट को अपने कोर बिजनेस के अंदर लगा रही है। एसेट एलोकेशन। कंपनी जो भी पैसा कमाती है, अपने पैसे को अपने धंधे के अंदर लगा रही है। यह बहुत जरूरी है। अगर यह आपको देखने को मिल रहा है तो ये समझिए वो कंपनी बढ़िया है। अब ये सारी की सारी जानकारी तो इन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के अंदर भी दी थी। तो फिर अनयूजुअल बिलियनियर के अंदर लर्निंग क्या है, यहां से शुरू होती है अनयूजुअल बिलियनियर की लर्निंग। बहुत मजेदार। हर इंसान के पास अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक होते हैं, सभी के पास में। 10 से 15 स्टॉक्स में से एक या दो ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो आउट परफॉर्मर होते हैं। यही एक पर्टिकुलर चीज है जो केवल पोर्टफोलियो के साथ काम नहीं करती, ये कंपनियों के साथ भी काम करती है। जितनी भी आउटस्टैंडिंग कंपनीज आज तक हुई हैं, उन कंपनियों का एक या दो पोर्टफोलियो, एक या दो प्रोडक्ट ऐसे थे जिन्होंने उन कंपनियों को आउटस्टैंडिंग बनाया। देखिए, राकेश झुनझुनवाला के पास में एक कंपनी थी टाइटन, अपने ये जो रामदेव अग्रवाल सर थे इनके पास में एक थी आयशर, दवानी सर के पास में एक है ये डीमार्ट। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे इनके पास में एक एक दो दो कंपनीज रहती हैं जो आउट परफॉर्म करती हैं। अब इसके बाद में सुनिए मजेदार चीज, क्या एक्सिस बैंक के पास में, जो एक्सिस बैंक आउट परफॉर्मर रहा है बहुत शानदार, इसके पास में सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वालिटी रही है। वो क्या थी कि इसका जो एटीएम्स का रीच था वो सबसे ज्यादा हुआ। एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी बैंक बनाने के लिए सिर्फ एक चीज मजेदार चीज थी, क्या कि एचडीएफसी बैंक ने जब डीमैटेरियलाइज शेयर होने शुरू हुए तो ब्रोकर्स के पास एक सिस्टम दिया एचडीएफसी बैंक ने, क्या कि ब्रोकर से कहा कि भैया देखो, तुम्हारा शेयर तो जो है, जो तुम सेल कर, जो तुम खरीद फरोख्त कराते हो, उससे जो बायर है उसके पास शेयर तो चला जाता है, लेकिन पैसा आने में तुमको 3 दिन लगता है। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा कि हम तुमको एक ऐसा सिस्टम देते हैं ब्रोकर को कि जिस दिन तुम्हारा जो क्लाइंट है वो शेयर खरीदेगा, उसी दिन क्लाइंट के अकाउंट से पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। ये एक पर्टिकुलर चीज थी जिसने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी बैंक बनाया। देन मैरिको के पास इकलौती एक चीज थी जिसने मैरिको को यहां तक पहुंचाया, वो था पैराशूट। देन एशियन पेंट्स, जब एशियन पेंट्स मार्केट के अंदर आया उस समय सारे के सारे पेंट इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा फोकस करती थी किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल पेंट पर। एशियन पेंट्स वो पहली कंपनी थी जिसने सबसे पहले जो घरों के अंदर पेंट लगते थे उसके ऊपर फोकस किया। बर्जर, इस कंपनी ने केवल एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बर्जर को पुश दिया जिसने, वो था इनका चूना और जो प्लास्टिक पेंट होता है इसके बीच में ये लेकर आए डिस्टेंपर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि किसी भी एक पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कराने के लिए एक या दो स्टॉक चाहिए होते हैं। किसी भी एक कंपनी को आउट परफॉर्म कराने के लिए उसके एक या दो प्रोडक्ट ही काफी होते हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो निकल के आ रहा है, वो है साइजिंग। टाटा का जो पूरा ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का 75% जो प्रॉफिट है, यानी टाटा ग्रुप अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाता है पूरे साल में, तो उसका 75% प्रॉफिट यानी 75 रुपए का प्रॉफिट पता है किससे आता है, केवल टीसीएस से, एक कंपनी से। इसका मतलब यह है कि साइजिंग बहुत मैटर करती है आपके पोर्टफोलियो के प्रॉफिट को गवर्न करने के लिए। आप अगर
20 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो और अगर एक कंपनी आपको लग रहा है कि ये आउट परफॉर्म करने लग रही है, तो जो सबसे कमजोर कंपनियां हैं उनको हटा के उनका पैसा उस बड़ी कंपनी में लगाओ जिसके अंदर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो रहा है। ये बहुत बेहतरीन लर्निंग थी जो इस अनयूजुअल बिलियनियर से निकल के आई, जो थी साइजिंग। चाहे पोर्टफोलियो हो और चाहे वो कंपनियां हो, एक ही उनका प्रोडक्ट होता है जो उस कंपनी को आउट परफॉर्म करा देता है। ठीक। नाउ नेक्स्ट चीज थी जो बहुत जबरदस्त थी, वो थी कि आमतौर पर आप अगर देखोगे तो जो लंबे समय का जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो कहते हैं कि भैया बड़ी कंपनियां उठाओ, जो लंबे टाइम की कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो उनको उठाओ और उनमें निवेश करो। बट ये किताब हर जगह ये कहती है कि अगर आपने 1 रुपए आज से 15 साल पहले इस फला कंपनी में डाले होते, या आज से 10 साल पहले इस कंपनी में डाले होते, या आईपीओ के टाइम इस कंपनी के अंदर डाले होते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर अपनी जगह सही है, बट अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको कंपनी छोटे स्तर पर उठानी ही पड़ेगी। 2 लाख 3 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप हो गया है और आप सोच रहे हो कि वहां पे आप उसके अंदर डाल के उसके बाद 100 गुना प्रॉफिट कमा लोगे, नहीं होने वाला है। आपको 1000 करोड़ पर 500 करोड़ पर कंपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तभी पैसा बनेगा। 10 गुना 20 गुना 40 गुना 100 गुना तभी पैसा बनेगा जब आपके पास 200 300 करोड़ 400 करोड़ पोर्टफोलियो हो, प्रॉफिट हो, कंपनी का मार्केट कैप हो, उस समय अगर आप उठा पा रहे हो कंपनी। तो अगर आप सोच रहे हो कि कंपनी बड़ी हो गई, मार्केट के अंदर आ गई, सबको पता चल गया, लाख करोड़ का हो गया मार्केट कैप, आप तब उठाओगे, नहीं होने वाला है। इसलिए कंपनी स्मॉल कैप, अच्छा बिजनेस मॉडल, ये आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ा पैसा कमाने का इकलौता यही तरीका है। ठीक। देन एक इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर, वो था कि कई बार जब कभी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का लोग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को जब क्या कहते हैं उसके बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जो मार्केट का विजेता है ना, जिसके पास में मोनोपोली है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो। ठीक है, तुम केवल जो मोनोपोली है उसके अंदर इन्वेस्ट करो, तुमको कहीं और जाना ही क्यों है। तो जिस समय एक्सिस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी शुरू हुई थी, उस समय मार्केट के अंदर मोनोपोली थी एचडीएफसी बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की। अगर आप सिर्फ मोनोपोली के ऊपर ध्यान रखते तो एक्सिस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी आपके हाथ से बिल्कुल निकलती, 100% निकलती। ठीक है, आप एक्सिस बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी नहीं पकड़ सकते थे। सेकंड, जिस समय मैरिको आया था पैराशूट लेकर, उस समय एचयूएल का दबदबा था मार्केट के अंदर, वो एफएमसीजी की जाइंट थी। किसी को नहीं लगा था कि मैरिको जो हेयर ऑयल का पर्टिकुलर ये एरिया है, ये एचयूएल से खींच के ले जाएगी, लेकिन मैरिको ने ये किया। जिस समय ये एस्ट्रल पॉली मार्केट के अंदर आई, उस समय गैल्वेनाइज्ड पाइप्स जो थे, इन्हीं का दबदबा था, और एस्ट्रल पॉली का जो ओनर थे वो एक टाइम बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गए थे। मकसद क्या है कहने का कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छी कंपनी, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, लेकिन यही इकलौता कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट के अंदर पैसा कमाने का ना। बेहतरीन जो मैनेजमेंट है, वो अच्छे विजन वाले अगर आपको मैनेजमेंट मिल रहे हैं तो वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस से खींच के निकाल लेते हैं मार्केट कैप, मार्केट शेयर, और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियां खड़ी करते हैं, एस्ट्रल पॉली खड़ी करते हैं, ठीक है, और मैरिको जैसी कंपनी खड़ी करते हैं। कि एचयूएल को अपना प्रोडक्ट हेयर एंड केयर सेल करना पड़ गया मैरिको को, यह हालत थी। ठीक। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि लर्निंग थी इस बुक की कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकलौता यही कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको देखना चाहिए कि वो कौन सी नई कंपनियां आ रही हैं जो मार्केट में एक मतलब जो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी, जो एग्रेसिव हैं और अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको स्ट्रांगली बैक कर रही हैं। ये हो गया, वन प्रोडक्ट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, टर्न अराउंड स्टोरी हो गई, स्मॉल कैप से स्टार्ट। देन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज देखिएगा, अभी लेटेस्ट पिछले करीब 6 महीने से आईसीआईसीआई बैंक ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है एचडीएफसी के कंपैरिजन में। सभी ने ध्यान दिया है इस चीज को, और इसके पीछे जब हम लोग रीजन जा रहे हैं तो रीजन में ये मिलके आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो इस समय सिस्टम है, उसका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बजाय आईसीआईसीआई बैंक अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में। ठीक है, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से अपने पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए इस्तेमाल करती है, वो कंपनी एक फ्रंट रनर बन के उभरती है। कैसे?
एक्सिस बैंक की स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सिस बैंक ने सबसे पहले अपने सिस्टम को सुधारा। एचडीएफसी बैंक ने ये पेमेंट का सिस्टम था, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तब जाके एचडीएफसी बैंक अपने समय की फ्रंट रनर बनी। एशियन पेंट्स ने इस्तेमाल किया डाटा एनालिसिस और सुपर कंप्यूटर का, तब जाके एशियन पेंट्स बनी। यही काम बर्जर ने किया। मतलब क्या है, अगर आप ये देखिए कि कोई कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्निकल सिस्टम सर्वर्स इज फ्लॉड बट इज बीइंग, हाँ, तो कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रही है तो ऐसी कंपनीज के पीछे पड़िए। लाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी मोल्टेक पैकेजिंग एक नया सिस्टम ला रहा है जिसके अंदर वो जो प्रिंटिंग वाला काम है वो इन मोल्ड के अंदर ही प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से वो एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, इस वजह से मोल्टेक पैकेजिंग आपको दिख रहा होगा कि कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। ये एक नेक्स्ट लर्निंग थी जो अनयूजुअल बिलियनियर के अंदर है। नाउ इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस पूरी जो ये जितनी भी स्टडीज हमने आपके साथ में शेयर करी, इस पूरी स्टडी के साथ में, वो क्या है कि किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म में सफल होने के लिए कुछ खास चीजें हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या? कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कंपनी को धंधा करना जरूरी है। कंपनी का धंधा कैसे होगा? जब कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा होगा। टॉप लाइन अगर कंपनी का बढ़ रहा है तो दूसरी चीज जरूरी है। क्या बेटा? दूसरी चीज जरूर बेटा, 1 आवर मोर, ठीक है ना? ओके, आप नीचे जाओ। 4 दिन के बाद आप अगर घर आते हैं तो भाई बच्चों को ज़रूरत पड़ती है टाइम की, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, ओके, बेटा एक मिनट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी अगर टॉप लाइन ग्रो कर रही है तो कंपनी का बॉटम लाइन ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि कंपनी का मुनाफा। नाउ केवल मुनाफा नहीं, अगर कंपनी का बॉटम लाइन ग्रो कर रहा है तो बॉटम लाइन ग्रोथ के साथ में कंपनी के पास कैश फ्लो आना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी मुनाफा कमा के अपनी जेब में रखेगी तभी कंपनी उस पैसे का कर पाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुनाफा कमाने के बाद कंपनी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ले रही है, दे हैव बीन वॉकिंग द टॉक सिंस, ओके, कंपनी जो मुनाफा ले रही है उस मुनाफे को दोबारा कंपनी कैसे री इन्वेस्ट कर रही है मार्केट के अंदर, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो आ रहा है उसको मार्केट में कैसे री इन्वेस्ट कर रही है, अपने धंधे में कैसे री इन्वेस्ट कर रही है। अब एक बात समझिए, अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप, एक कंपनी जो फंडामेंटली बढ़िया, जो टॉप लाइन अपना बढ़ा रही है, जो बॉटम लाइन भी बढ़ा रही है, जो फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है और फ्री कैश फ्लो को बाद में वापस अपने धंधे में लगा रही है, अगर आपको ऐसी एक कंपनी मिल जाए, और वो कंपनी आप चाहें तो छोटे लेवल पर भी मिल सकती है, 200 करोड़ 500 करोड़ पर आपको कंपनी मिल सकती है, वो अगर आपको 500 करोड़ पर ऐसी कंपनी मिल गई तो यह समझिए कि आपके हाथ जैकपॉट लगा है। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर स्मॉल कैप्स ढूंढनी शुरू करिए। एक्रेसिल जैसी कंपनियां अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, एम्बर, एफल, रेडिको खेतान, मतलब क्या नाम लें, ठीक है, ये ज्योति रेजिन, ये सारी कंपनियां, आरएसीएल गियरटेक, ऐसी कंपनियां मार्केट में अभी भी मौजूद हैं। कायदे से आपको करना क्या है कि जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी लर्निंग अगर आप स्मॉल कैप्स के ऊपर अप्लाई कर देते हो तो ये समझो आपकी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलने वाला है मार्केट के अंदर। करना सिर्फ आपको इतना है कि ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करिए मार्केट में छोटी कंपनीज ढूंढने में। आर्यन सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, छोटी कंपनीज ढूंढने में इन्वेस्ट करिए अपने टाइम को। ये 50,000 करोड़ मार्केट कैप, 1 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनीज, ये सब 30%, 40%, 100% निवेश के लिए ठीक है, लेकिन मार्केट के अंदर डाल के पैसा इसमें और लंबे टाइम में प्रॉफिट बनने वाला है, ये नहीं होने वाला है। यहां ये सारा खेल होगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ की कंपनियों में। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग की पिछले करीब महीने भर की, 1.5 महीने की जो स्टडीज थी वो बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करने में हुई है, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग सौरभ मुखरेजा सर का अपने आप में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बट ये ही इकलौता कॉन्सेप्ट नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप ये अनयूजुअल बिलियनियर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ये अनयूजुअल बिलियनियर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के मिथ को ही तोड़ता है कि वो अपने आप में इस चीज को न चाहते हुए भी इस चीज को वो बता रहे हैं कि छोटी कंपनी बाय करनी पड़ेगी तभी वो कंपनी बड़ी बनेगी, तब मुनाफा बढ़िया होगा आपके हाथ में। और पूरा पोर्टफोलियो आपका कभी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पूरा टाटा ग्रुप परफॉर्म नहीं करता है।
टाटा ग्रुप में से टीसीएस 75% रिटर्न देता है, बाकी सारा 25% के अंदर आ जाता है। एक प्रोडक्ट किसी एक कंपनी का, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी का एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो आउट परफॉर्म कर देता है बिल्कुल। ठीक है, सो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ हम आपको एक बहुत मजेदार किस्सा बताने जा रहे हैं, इस किस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, 3 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर। ठीक है, और उनको लगता है कि पेनी स्टॉक का मतलब है 3 रुपए और 5 रुपए का शेयर। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर लोग सबसे ज्यादा गलत तरीके से फंसते हैं। वजह क्या है? वो ये सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले 3 रुपए का जो शेयर हुआ करता था वो आज 3000 रुपए का हो गया है, तो वो आज भी 3 रुपए का ही शेयर ढूंढ रहे हैं कि जो भविष्य में 3000 का होगा। अगर आपको वाकई छोटा शेयर पसंद है, आपको लगता है कि यार छोटा बाय करेंगे और उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझिए कि छोटा शेयर, बड़ा शेयर कभी भी शेयर के रेट से नहीं होता बल्कि मार्केट कैप से होता है। तो मार्केट कैप ढूंढना शुरू करिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक बात समझिएगा, आज से 25 साल पहले का 3 रुपए आज के 250-300 रुपए के बराबर है। तो बजाय पेनी स्टॉक को 3 रुपए का पेनी स्टॉक देखने के, जो आज 100, 200, 300 रुपए के शेयर हैं, इनको पेनी स्टॉक समझिए। 300 रुपए का जो शेयर है वो पेनी स्टॉक है आज का, आज 3 रुपए का पेनी स्टॉक नहीं है। ये जो कई बार आता है कि लोग बोलते हैं, कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं कि यार 5 रुपए का कोई शेयर बता दो, पेनी स्टॉक बता दो 10 रुपए के अंदर। 10 रुपए के अंदर आज पेनी स्टॉक नहीं मिलेगा, आज मिलेगा 300 रुपए के अंदर पेनी स्टॉक होगा वो। इसलिए ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि 3 रुपए का शेयर आपको आज मिलेगा जो 3000 रुपए हो जाएगा। आज 250-300 रुपए का शेयर वही औकात है उसकी जो आज से 25-30 साल पहले किसी 3 रुपए के शेयर की हुआ करती थी। तो अगर पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो अपना रेंज 3 रुपए से बढ़ा के 300 रुपए करिए। ठीक, ये थी लर्निंग